तुमने पक्का फैसला कर लिया, तुम्हें जाना ही है? सूरज ने पूछा। मेरी मजबूरी है, निकिता ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। मुझे न आने देना भी मजबूरी है, सूरज ने चुभते हुए अंदाज में पूछा। सूरज, तुम रोहित के भी दोस्त हो, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन मैं नहीं चाहती कम से कम मैं तुम दोनों के झगड़े की वजह बनूं। तुम बन चुकी हो, सूरज बुदबुदाया। कुछ कहा तुमने? निकिता ने पूछा। तुम खुद को क्यों हमारे झगड़े की वजह मानती हो? सूरज ने दोनों हाथ बांधते हुए पूछा। मान लो कल रोहित को कहीं से सच का पता चल गया तो वो तुमसे सवाल नहीं करेगा। उसके दोस्त होकर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तुम भी तो मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए कुछ करना मेरी दोस्ती नहीं है लेकिन क्या? क्यों सबसे दूर जा रही हो? रोहित तुम्हारी परेशानी की वजह है तो ठीक है, तुम जाओ दूसरे शहर, लेकिन कम से कम मुझे अपने साथ आने दो। सूरज के अंतिम शब्दों में विनती थी। सूरज, तुम्हारी दोस्ती ही है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वरना मैं तो उसी दिन हाँ दोस्ती के नाम पर ही एहसान करता आया हूँ ना मैं। अब तुम मेरा एहसान लेना नहीं चाहती, ये सब एहसान ही ना मानती हो ना तुम? सूरज तंज मारने से बाज नहीं आया। तुम्हारी दोस्ती एहसान नहीं है, बेहद अनमोल है। निकिता की आंखों में सूरज के लिए अपनापन छलक रहा था। जाओ, तुम भी चली जाओ, माँ बाप को कभी देखा नहीं, एक भाई था वो भी छोड़कर चला गया, एक दोस्त दगा दे गया, दूसरी दोस्त को पत्नी बनाया, वो भी अधूरा साथ छोड़कर चली गई। मेरे हिस्से में अपनी निशानी के तौर पर अनुज को छोड़ गई। ले देकर तुम्हारा और रूही का सहारा था, हम दोनों बाप बेटे को, तुम भी हमें छोड़कर जा रहे हो। जाओ, हम रह लेंगे और बहुत खुश रहेंगे तुम्हारे बगैर। बोलता बोलता सूरज अपने कदम पीछे लेने लगा और फिर भरे गले के साथ अनुज को वहां से लेकर चला गया। निकिता देखती ही रह गई। हमेशा मजाक करने वाला सूरज इतना भावुक है, उसने सोचा भी नहीं था। देखो ना मम्मा, सूरज अंकल कितना अजीब बिहेव करते हैं कभी कभी। अनुज को ऐसे ही लेकर चले गए, बाय भी नहीं कहा। रूही ने शिकायती लहजे में कहा। अजीब तो है, मैंने भी आज ही ध्यान दिया। निकिता खोई खोई सी बोली। निकिता को कल निकलना था नए शहर के लिए। शाम के वक्त वो दिल के हाथों मजबूर होकर और उसकी बात मानकर रोहित के फ्लैट पर एक चक्कर लगा आई थी, आखिरी बार उसे देख लेने की उम्मीद लेकर, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। निकिता ने अपने दिल को समझाया यही ठीक है उसके लिए। रोहित मिलता तो क्या कहती उससे या उसकी पत्नी से। पत्नी? क्या नाम था उसका? प्रिया। नाम की ही तरह सुंदर थी, लेकिन रोहित ऐसा कैसे कर सकता है? उसने कब और क्यों की प्रिया से शादी? काश मैं उससे हर सवाल पूछ पाती। निकिता ने एक ठंडी आह भरी। निकिता की नज़र रूही पर गई। वो मीठी नींद में सोती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। निकिता के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। इसी भोलेपन के लिए और इसी भोलेपन के सहारे वो जिंदा है, वरना उसकी ज़िंदगी में रखा ही क्या है। असल में अपना जीवन वो रूही के रूप में जी रही थी। आज उसे रह रह कर चारू की याद आ रही थी। न जाने कहाँ होगी और कैसी होगी वो। रोहित से प्यार कर बैठी थी पगली। रूही में उसे चारू की झलक दिखाई देती थी। ऐसी ही तो थी चारू, रंग रूप और उसके बोलने का अंदाज भी ऐसा ही था जैसा रूही का है। हाँ, थोड़ी बहुत मुझ पर भी गई है, लेकिन ज़्यादा तो चारू जैसी ही दिखती है। काश वो चारू से कभी मिल पाए और उसे दिखाए उसने उसकी जैसी गुड़िया अपने पास भी छुपा रखी है। चारू को याद करते करते निकिता उस दिन को भी याद करने लगी जब चारू और रोहित के बारे में उसने बाबा से बात की थी। चारू और रोहित की शादी के लिए हाँ कर दीजिए ना, निकिता ने बाबा से गुहार लगाई। तू नहीं जानती बेटी, चारू से रोहित की शादी के लिए उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी मांगी है। बाबा लाचारी से बोले। मैं जानती हूँ बाबा, निकिता बोली। जानती है? बाबा अचरज में थे। आप लोग जब बात कर रहे थे मैं छत पर थी, सब सुन लिया था मैंने। फिर भी तू तैयार है? चारू रोहित को पसंद करती है। मेरी बहन की खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी काम आ जाए तो मैं समझूंगी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। रोहित के बाबा मिले थे बाजार में, उन्होंने मुझे कुछ और भी बताया। निकिता ने आंखों से ही सवाल किया। उस दिन जो मंदिर में हुआ, तुझ पर जो सिंदूर गिरा था। बाबा ने निकिता की तरफ ध्यान से देखा। निकिता की आंखों में आगे क्या वाले भाव थे?
वो सिंदूर रोहित के हाथों अनजाने में गिर गया था। निकिता ने बाबा के चेहरे से नज़र हटा ली और नीचे देखने लगी। तू पहले ही जानती थी ना? जानती थी, लेकिन सिर्फ सूरत से। नाम कल ही मालूम हुआ। कुछ देर की खामोशी के बाद निकिता बोली। वो बाबा से छुपा नहीं पाई थी। वो कह रहे थे तुझे शहर भेज देंगे, वहाँ तेरा खर्चा पानी सब वो ही लोग उठाएंगे। गांव वालों की नज़रों में तू मर जाएगी। सबको लगेगा रोहित की बला तूने अपने सिर ले ली। बाबा ने एक गहरी सांस खींची। निकिता बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। थोड़ा रुककर वो फिर बोले, तो इतना सब कैसे करेगी? हमसे मिल भी नहीं पाएगी। बाबा बेहद दुखी लग रहे थे। कम से कम इस विधवापन से तो छुटकारा मिलेगा। फिर सुना है शहर में कोई किसी को पूछता भी नहीं। यहाँ तो हर किसी की नज़र मुझ पर ही रहती है। निकिता ने बाबा को भरोसा देने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात सुजाता के ताने नहीं होंगे। बाबा ने मजाक करने की कोशिश की। हंसे भी, लेकिन उनकी हंसी खोखली सी लगी। कितना खूबसूरत है ना ये शहर, प्रिया बोली। खूबसूरत तो है, रोहित बोला। शाम का समय था। प्रेजेंटेशन देने के बाद दोनों शहर घूमने निकले थे। इसका नाम ही इतना खूबसूरत है, लव सिटी। लगता है जैसे कोई लव स्पॉट हो, प्रिया बोली। जानती हो, इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ समय पहले तक इसका नाम प्यार शहर था। उससे पहले प्रेमपुरी, उससे पहले प्रीत नगरी, प्रेमगढ़ और सबसे पहले इसका नाम था हृदयगढ़। नक्शे पर देखोगी तो ये शहर दिल के आकार का नजर आएगा, इसलिए इसका नाम लव सिटी है। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। प्राचीन समय में एक बस लंबी कहानी है ना। मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है उसे सुनने के लिए, लेकिन अभी नहीं। इस वक्त मुझे बस देखने दो इस खूबसूरत शहर को। प्रिया ने टोका तो रोहित मुस्कुरा पड़ा था। प्रिया को ऐसी हिस्ट्री जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अच्छी तरह जानता था। कुछ देर दोनों खामोशी से टहलते रहे, इधर उधर देखते रहे, इस खूबसूरत शहर को आंखों में भरते रहे। कितनी शांति है ना यहाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। प्रिया ने ही उन दोनों के बीच पसरी खामोशी को तोड़ा। यही तो इस शहर की खूबसूरती है। यहाँ के लोग संतुलित जीवन जीते हैं, इसलिए इनके चेहरों पर इतनी चमक है। तुम्हें एक जगह ले चलूँ? रोहित को अचानक कुछ याद आया। तुम्हारे साथ तो नर्क भी मंजूर है, प्रिया उत्साहित होकर बोली। नर्क नहीं, स्वर्ग। चलो वहाँ से बस में बैठते हैं। रोहित ने सामने की तरफ इशारा किया। बैठते हैं। वाह, यहाँ आते ही तुम पर अच्छा असर हुआ यहाँ का। बस पकड़ते हैं, नहीं कहा तुमने? चलो भी, मजाक ही सूझता है तुम्हें हर वक्त। ये मजाक नहीं था, प्रिया बोली और रोहित के पीछे चल दी। कुछ आगे जाकर दोनों एक बस में बैठ गए। कहाँ जाना है? प्रिया ने पूछा। थोड़ी देर पहले तुमने कुछ कहा था, इतनी जल्दी पलट गई अपनी बात से। रोहित मुस्कुराया। मत बताओ, इतने भाव क्यों बढ़ा रहे हो? अपना मजाक बनते देख प्रिया चिढ़ने वाले अंदाज में बोली। तुम यहाँ पहले कभी आए हो? थोड़ी देर बाद ही प्रिया बोली। ज़्यादा देर शांत रहना उसकी आदत नहीं थी। आया तो कभी नहीं, लेकिन इस शहर को जानता अच्छी तरह हूँ। वो कैसे? मेरा एक दोस्त है, वो यहीं से है। हर गली नुक्कड़ का इतना जिक्र करता था कि मेरे दिमाग में ये शहर अच्छी तरह बस गया। तो उसके साथ कभी आए नहीं तुम? वो खुद कभी इस शहर में वापस नहीं आया। ऐसा क्यों? इतनी अच्छी यादें होने के बाद भी प्रिया हैरान हुई। असल में उसके बड़े भाई ने कसम खाई थी वो अपने माता पिता के साथ ही इसी शहर में कदम रखेगा। उसके माता पिता अचानक कहीं लापता हो गए थे। उसकी कसम अधूरी ही रह गई, क्योंकि वो खुद। रोहित ने बात अधूरी ही छोड़ दी। ओहो, क्या नाम है उस दोस्त का? सूरज, रोहित ने कहा। उसके दिल में एक टिस सी उठी। एक तरफ इतनी गहरी दोस्ती थी, दूसरी तरफ प्यार था। दोनों में से एक भी आज उसके पास नहीं था, बल्कि ठीक उसके सामने था। सूरज तुम्हारे कॉलेज का दोस्त है ना? स्कूल हॉस्टल से चली आ रही है हमारी दोस्ती, तो अब कहाँ है वो? तुम उसका जिक्र भी ज़्यादा नहीं करते। वो छोड़ो यार, पुराना दोस्त है। रोहित ने टाल दिया।
क्या बताता प्रिया को, जबकि वो खुद कभी समझ नहीं पाया सूरज और अपने बीच हुई दूरी को। तुम्हारी दोस्ती लोहे की तरह होगी, प्रिया बोली। ऐसा क्यों? रोहित को लगा शायद पक्की दोस्ती है, इसलिए प्रिया ने ऐसा कहा। दोस्ती पुरानी हो गई ना, इसलिए जंग लग गया, प्रिया ने रोहित को ताना मारने वाले अंदाज में कहा। दोस्ती को कभी जंग नहीं लगता। हाँ, कभी कभी धूल जम जाती है, इसलिए कुछ समझ नहीं आता। धूल जमी है, लेकिन दोस्त तो है ना। चलो हमें उतरना है। रोहित फिर से टाल गया प्रिया की बात को। वाओ, ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। बस से नीचे उतरकर प्रिया दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोली, इधर चलो। रोहित एक तरफ चलने लगा। रुको ना रोहित, कितनी प्यारी जगह है। प्रिया ने रोहित का हाथ पकड़ा। जो दिखाने लाया हूँ वो तो दिखा दूँ, वैसे भी ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। यहाँ 9 बजे बाद गाड़ियाँ नहीं चलती। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे 2-3 कारण हैं। जैसे जैसे प्रदूषण पर थोड़ा लगाम लगती है, लोग समय से घर पर पहुँचते, अपने परिवार के साथ समय बिता पाते हैं, समय से सो पाते हैं। इसकी वजह से समय से जाग जाते हैं। बस बस, इतने कारण बहुत हैं मेरे लिए। प्रिया ने टोका तो रोहित को फिर हंसी आ गई। सामने देखो, रोहित ने हाथ से इशारा किया। सामने एक झोपड़ी नुमा मीडियम आकार का घर था। उसके एक तरफ गुलाबी फूलों से लदा पेड़ था, तो दूसरी तरफ एक कतार में नीले और पीले फूलों के पेड़ थे। वाओ, ये कितना सुंदर है रोहित। इसके पीछे की तरफ से नदी भी बहती है और कुछ फलों के पेड़ भी हैं। यूँ समझ लो, छोटा मोटा बाग भी है, रोहित ने बताया। सच में? हम। रोहित कुछ उदास हो गया था। अंदर चल कर देखें? नहीं। अरे ये क्या बात हुई, सीधे सीधे मना कर दिया। इतनी खूबसूरत जगह है और तुम मुझे बाहर से ही रफा दफा कर रहे हो। मैं यहाँ निकिता के साथ आना चाहता था, उसके साथ अपनी ज़िंदगी यहीं से शुरू करना चाहता था। रोहित उदास हो गया था। ये तुम्हारा है? हाँ, अब बेचने की सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ घर जल्दी बिकते नहीं। यहाँ के लोगों को ज़रूरत नहीं और बाहर के लोगों के लिए यहाँ ज़मीन खरीदना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए समय लग जाता है। इतना अच्छा घर है तुम्हारे पास और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। घर? ये तो बस मकान है, घर कभी बन ही नहीं पाया और अब बनेगा भी नहीं। पता है, जब से मैंने निकिता को देखा था, तब से इस शहर में बसने की सोच ली थी। सूरज से कहकर यहाँ एक सस्ता सा घर भी देख लिया इंटरनेट पर। उस वक्त पैसे भी नहीं थे, लेकिन निकिता के मेरे जीवन में आने की उम्मीद ने मुझे हौसला दिया। उसके चले जाने के बाद भी मुझे विश्वास था, एक न एक दिन वो मुझे ज़रूर मिलेगी। मिली भी, लेकिन मेरे ही दोस्त की पत्नी के रूप में, 2 बच्चों की माँ के रूप में। मांग में किसी और का सिंदूर सजाए। रोहित वापस मुड़ गया। आया तो था प्रिया को ये घर दिखाने, खुद अपने सपनों के घर को देखने, लेकिन ऐसा लग रहा था उसका टूटा हुआ सपना इस घर के रूप में खड़ा उसे चिढ़ा रहा है। सच्ची, आपने बाबा को मना लिया। चारू खुश भी थी और विश्वास भी नहीं कर पा रही थी। तुझसे झूठ बोला है मैंने कभी? निकिता ने मुंह बनाया। आपने झूठ नहीं कहा, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर पा रही। मतलब फिल्मों में इतनी आसानी से प्यार थोड़ी ना मिलता है। तो तुझे फिल्मी ड्रामा चाहिए अपनी प्रेम कहानी में? अभी जाकर मना कर देती हूँ बाबा से। निकिता ने उठने का उपक्रम किया। अरे नहीं, मुझे कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चाहिए। खुशी के मारे कहीं पागल ही ना हो जाऊं। चारू ने निकिता का हाथ खींचकर उसे वापस बिठा लिया। वो अपनी खुशी छुपा ही नहीं पा रही थी। लेकिन एक छोटी सी समस्या है, बिल्कुल इतनी सी। निकिता अब असली बात भी बता देना चाहती थी चारू को। आखिर इतनी बड़ी बात छुपाई भी नहीं जा सकती थी। क्या? चारू शंका में थी। रोहित पर ना काल सर्प दोष है। निकिता एक एक शब्द संभल कर बोलने लगी। इसका उपाय होगा ना कुछ? चारू ने पूछा। उपाय तो है, पर थोड़ा टेढ़ा है। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। निकिता ने बात बनाने की कोशिश पहले ही शुरू कर दी। क्या है बताओ ना, ऐसे दिल की घबराहट मत बढ़ाओ। रोहित ने अगर सीधे सीधे किसी लड़की से शादी की तो पति पत्नी दोनों में से एक की मृत्यु हो जाएगी। क्या? चारू तुरंत खड़ी हो गई। ये उसके लिए एक झटका था। इसका उपाय है,
उपाय बताते क्यों नहीं आप? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। रोहित को पहले एक विधवा से शादी करनी होगी। इससे उसके हाथों पुण्य का काम होगा और उसका काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। निकिता जल्दी जल्दी बोली। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है? चारू ने धड़कते दिल से पूछा। नहीं, ऐसे तो वो किसी और का पति बन जाएगा। मुझसे कैसे शादी होगी उसकी? रोहित अपनी पहली पत्नी के साथ नहीं रह सकता। वो बस एक ही रात के लिए वैवाहिक संबंध में रहेंगे। इसके बाद उसकी पत्नी को उसे छोड़ना होगा। तभी रोहित के सिर से पूरी तरह काल सर्प दोष हटेगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।